तो दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो इसके पहले वाले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को लिया हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन कवर किया था और उसके साथ साथ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा उससे आपके लगभग से 4 से 6 क्वेश्चन उसी से बनेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। अगर जो विद्यार्थी हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं तो वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित को उसके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि यहाँ पे कुछ आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इनका अपवर्तनांक जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका बढ़ता हुआ क्रम इनको देना है। यानी कि सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे साथ उसके बड़ा, ऐसे आपको यहाँ पे रखना है। तो देखिए, जो सबसे कम अपवर्तनांक होता है वो होता है जल का। ठीक है, उसके बाद जो आपका अपवर्तनांक होगा वो होता है केरोसिन का। फिर उससे ज़्यादा जो होता है वो होता है ग्लास का। और फिर उससे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो होता है डायमंड का। ठीक है, तो ये सीक्वेंस देखिए आप किस में फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जल, केरोसिन, कांच और हीरा, ये चार चीज़ों का अपवर्तनांक इस क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो लेंस की क्षमता होती है यानी पावर जो होती है वो दूरी, इसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जहाँ पर दूरी आपका मीटर में होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो P=1/f ये इनका संबंध होता है। तो इसमें से आपका बी राइट आंसर सही हो जाएगा कि 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि 113 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति पॉजिटिव 2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो फोकस दूरी क्या होगी। तो अभी जस्ट मैंने जो इसके पहले आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो यहाँ पे दिया है आपका जो पावर दिया है लेंस का वो दिया है 2.5। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। P होता है 1/f, ये होता है हमारा मीटर में। ठीक है, और इन्होंने फॉर्मूले में दिया है कि +2.5 डायोप्टर है, तो यहाँ पे रखेंगे पावर 2.5 =1/f। ठीक, और ये हो गया आपका मीटर। ठीक है, अभी मुझे फोकस दूरी निकालना है, तो जब हम फोकस दूरी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2.5। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 1/2.5 है, इतना चीज़ आपका है मीटर में। मैं यहाँ पे इसको इरेज करके फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एफ की वैल्यू आपकी आ गई 1/2.5, इतना क्या है, मीटर है। लेकिन आंसर आपका दिया है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है, आपको पता है। अभी आप इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये लगभग जाएगा आपका 40 बार। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ गई, और फोकस दूरी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है कि उत्तल लेंस लगा होगा। अगर निगेटिव आती तो इसका मतलब ये है कि अवतल लेंस लगा होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है परितारिका, श्वेत पटल, दृष्टि पटल या फिर आँख की पुतली। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो आँख का पुतली होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसा कि आप लोगों ने कभी अनुभव तो किया ही होगा कि जब आप बाहर से अचानक कमरे में आते हैं तो एक बार आपको सभी चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं देती है, सब अंधेरा अंधेरा लगता है। या फिर आप अंधेरे से जब बाहर निकलते हैं तो आपके आँखों में जो रोशनी पड़ती है और आपको चकाचौंध उत्पन्न करती है, यानी कि आपका पलक बार बार झपकता है। तो ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि जब आँख का पुतली होता है वो तुरंत अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये प्रकाश कोश का जो समायोजन होता है वो आँख की पुतली द्वारा होता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
115 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि वह दृष्टि दोष जिससे दूरस्थ बिंदु अनंत निकट आ जाता है। समझ रहे हैं आप, मतलब जो दूर की वस्तु है, आप समझने की कोशिश करिए। वो जो दूर की वस्तु है वो नज़दीक दिखाई देने लगती है, यानी कि अब आपको जैसे निकट की वस्तु है वो तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ये चीज़ हो जा रहा है। तो वो किस कंडीशन में होता है आपका, वो होता है निकट दृष्टि दोष के कंडीशन में आपका होता है कि आपको निकट की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। 116 नंबर का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रखकर पढ़ता है। तो यहाँ पे दूर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो आंखों से दूर रख के पढ़ने का मतलब क्या है कि उसे दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन जैसे वो नज़दीक अपना न्यूज़पेपर लाएगा उसको दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब यह है कि दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है लेकिन नज़दीक की वस्तु उसे दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके अंदर दोष होगा जो वो होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर मतलब यह है कि दूर की वस्तु दिखाई देगी, नज़दीक की नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 आपका दिया है कि कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया गया कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए, मुड़ना का मतलब ये समझिए कि जो रंग ज़्यादा फैलता है, फैलना समझ रहे हैं आप ना, जैसे आप रेड कलर की बात कर लीजिए, लाल रंग की, तो लाल रंग कम फैलता है, लाल रंग हमें दूर से दिखाई देगा। बैंगनी रंग ज़्यादा फैल जाता है तो वो हमें दूर से दिखाई नहीं देता। तो जो वस्तु हमें दूर से दिखाई देती है उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा। ठीक है, और जो वस्तु हमें दूर से दिखाई नहीं देती उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो कम होता है, यानी लैम्डा कम होगा। तो यहाँ पे जो लाल रंग का मतलब, ये मुड़ने का मतलब ये कह रहे हैं कि लाल रंग कम फैलता है। ठीक है, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है बैंगनी रंग के अपेक्षा। ठीक है, ये वाला सिंबल आपको पता होगा, ये मुंह जिसके तरफ होता है वही बड़ा होता है। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 118 दिया है कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग क्या है। तो चंद्रमा से जब आप देखेंगे स्पेस में तो सभी चीज़ें आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देंगी। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पूरा स्पेस आपको काला नजर आएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर 5 सेमी की ऊंचाई वाली एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन है और इसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या इसका आंसर आने वाला है। और इसकी प्रकृति की बात करें तो आप इसको समझ सकते हैं कि भाई जब आपका अवतल दर्पण है तो सीधा सा मतलब ये है कि उसमें प्रतिबिंब होगा जो बड़ा बनेगा। ठीक है, उल्टा बने, वास्तविक बनेगा, मतलब ये है कि आपका दर्पण के सामने होगा प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कि वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। यहाँ पे फोकस दूरी दी है, ठीक है, और वस्तु की दूरी दी है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछा है। यहाँ पे आप प्रतिबिंब की दूरी निकाल कर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि 0.50 डायोप्टर के शक्ति की लेंस की आवश्यकता है तो उसका दूरस्थ बिंदु कहाँ है, ये आपसे पूछा है। तो मैंने आपको इसके पहले फॉर्मूला तो बता ही दिया है कि पावर और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो P=1/f में होता है और f आपका मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको इसमें रख के बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रखेंगे 0.50, ये क्या है, आपकी लेंस की शक्ति है, =1/f मीटर में। मैं मीटर को सेंटीमीटर में अभी नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आपका मीटर में आंसर ही दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये भूल मत करिएगा, जब आपका सेंटीमीटर में आंसर दिया है तो आपको सेंटीमीटर में निकालना है, मीटर में दिया है तो मीटर में ही निकालना है। तो यहाँ पे मीटर पे दिया है, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे f की वैल्यू चाहिए। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/0.50। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे, 50 दूना 100, तो f की वैल्यू जो आ गई आपकी आ गई 2 मीटर।
तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। 124 वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि दूर दृष्टि दोष से ग्रसित एक नेत्र का निकट बिंदु है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, जिसे अभी कोई दोष नहीं है उसके अंदर, तो वो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को बड़े आराम से वो देख सकता है, ठीक है। अगर दूर दृष्टि दोष हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो 25 सेंटीमीटर की से दूर की ही वस्तु को देख पाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तु को ही देख पाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अभी ये दूर दृष्टि दोष से की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को देख पाएगा। तो ये यहाँ इसका निकट बिंदु जो होगा, ठीक है, वो ज़्यादा होगा किससे, 25 सेंटीमीटर से। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। चलिए अब आपका इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आ गया भाई। अब आपको इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन को देखना है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का ये इसमें भी आपका क्वेश्चन बहुत पूछता है, मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए आपका 25वां क्वेश्चन ये दे रहा है, कह रहा है कि एक कूलाम आवेश को, ठीक है, एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो वर्क आपका 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, कूलाम यानी कि क्यू आपका आवेश दिया है। तो कह रहा है कि वह निम्नलिखित से संदर्भित है। तो आपको पहले से पता होगा कि विभवांतर क्या होता है, ए से बी तक ले किया गया कार्य, ठीक है, अपॉन कूलाम आवेश। तो यहाँ पे आपको दिया है कि ए से बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, और 1 जूल इन्होंने कार्य किया है, इसकी वैल्यू 1 जूल है। कूलाम कितना दिया है, 1, ठीक है। तो 1 1 कट गया तो V = आ गया आपका 1। इसका मतलब ये है कि विभवांतर के संदर्भ में ये बोल रहा है, यानी बिंदु A और B के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होगा, ठीक है। तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार V = IR होता है, आपको पता ही होगा। तो क्या यहाँ पे सही है? अच्छा देखिए यहाँ पे V = होता है IR, ठीक है। अगर मैं R को मान लूँ कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल I हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओम ने यही नियम दिया था, V = I। R तो आपका कांस्टेंट बाद में आया, इसने बताया था, किन्होंने बताया था, ओम ने ये बताया था कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल I इन्होंने बताया था। फिर हम लोगों ने इसको बाद में उन्होंने एक जब अपना मैथमेटिकल फॉर्म दिया उसे, तो वहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट की जगह R को लिया, तो V = IR बाद में आपका फॉर्मूला बना था। तो अभी जो बेसिक फॉर्मूला वो था वो है कि वोल्टेज को बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा, V प्रोपोर्शनल I। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल I। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया है कि तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए प्रतिरोध रो बराबर होता है आपका RA/L, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप R की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो ρL/A हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो R की वैल्यू है, अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो R = हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L/A। R की वैल्यू L पे भी डिपेंड करेगी, यानी कि लंबाई पर, A मतलब एरिया पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैच कराते हैं ऑप्शन को। तो क्षेत्रफल पर यानी एरिया पे डिपेंड करती है, तो हाँ करती है, लंबाई पे भी करती है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी पर ये डिपेंड करती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। तो आपको करंट को रेगुलेट करना है, तो आपको करंट रेगुलेटर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सी, धारा नियंत्रक। 129 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया है कि
असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है, ठीक है, तो संपूर्ण चालक जो मध्य स्थिर रहता है। ये क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक चालक है, ठीक है, ये एक चालक है, उसका अनुप्रस्थ काट मतलब ये मान लीजिए इस तरीके का एक चालक है, एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टेज है V। तो संपूर्ण चालक में जो स्थिर रहेगा वो क्या रहेगा, तो भाई इसमें धारा का मान हमेशा स्थिर रहेगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे धारा का मान हमेशा स्थिर ही रहेगा। तो 129 का आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, विद्युत धारा का मान हमेशा स्थिर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ पे दिया है कि एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि आपके जो इसमें प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, ठीक है, तो ये प्रतिरोध का सिंबल होता है, ये आपका एमीटर लगा है यानी कि धारा का मान बताएगा, ये वोल्ट मीटर लगा है यानी कि वोल्टेज का मान बताएगा। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पे जो मेंशन किया है वो दिया है कि जो आपका धारा का मान है I = दिया है 6 एम्पियर और वोल्टेज का मान दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा है आर का मान, तो आपको ओम का नियम पता है, क्या पता है, V = होता है IR, ठीक है, तो मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो R = हो जाएगा V/I, ठीक है, और V की वैल्यू यहाँ पे दिया है 12 और I की वैल्यू दिया है 6, तो 6 दूना 12 मतलब 2 ओम जो है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होगा। तो सी आपका राइट आंसर बनेगा 2 ओम, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आपको कल वीडियो में अपलोड करके बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया ही होगा। धन्यवाद।